नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और पिछले हफ्ते हमने जहां पर अपनी बात छोड़ी थी उस बात को इस हफ्ते भी आगे बढ़ाएंगे। जी हां, हम बात करेंगे रियल एस्टेट में एफडीआई की। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि नए नियमों के मुताबिक इसे और आसान बना दिया गया है, कुछ रियायतें दी गई हैं और खासतौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करने की यहाँ पर एफडीआई के जरिए काफ़ी कोशिश की गई है। हमारे दोनों मेहमान एक बार फिर हमारे साथ हैं, हमारे दोनों एक्सपर्ट। स्वागत कीजिए मेरे साथ उनका, पंकज कपूर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर लाइसेंस फॉर अस, और साथ में ही हमारे प्रॉपर्टी गुरु अरविंद नंदन साहब हमारे साथ में हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले हफ्ते भी जो हम बात कर रहे थे अरविंद जी और पंकज जी की, एफडीआई एक अच्छी चीज हो सकती है, इकोनॉमी के कई सेक्टर में वो बूस्ट करती है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन जब बात रियल एस्टेट की आती है तो थोड़ा हमको अलग नजरिए से देखना पड़ता है। तो अब जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट को लेकर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एफडीआई आया, जिस तरह से यूटिलाइज होना चाहिए था शायद नहीं हुआ। फिर उसके बाद रिसेशन भी हमने देखा इंडियन इकोनॉमी में और चीजें अच्छे से आगे नहीं बढ़ी। एफडीआई की जो तादाद थी वो भी कम हो गई। अब एक बार फिर जो नॉर्म्स आसान कर दिए गए और लक्ष्य इस बार यह है कि एक मास हाउसिंग की जाए। सरकार देना चाहती है 2022 तक सबके सिर पे छत, उसी उद्देश्य से जोड़ के इसे देखा जा रहा है और खासतौर पे प्रावधान भी वैसे किए गए। लेकिन क्या ये इससे संभव हो पाएगा, यही हमारा क्वेश्चन था। आज हम इस बात को और आगे बढ़ाते। पंकज जी, फिर से एक बार आपके पास आता हूं कि एफडीआई आप ले तो आए, उसको आपने लगा भी दिया और आप ध्यान भी रख रहे हैं चीजों का कि एफडीआई का जिस तरीके से उपयोग होना चाहिए वैसा ही हो, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये संभव है? देखिए, और मुझे लग रहा है कि जो पर्पस हुआ, जैसे पिछले अगर आप 5 से 10 साल की बात कर दीजिए, तो जो जिस पर्पस के लिए हमने पॉलिसी बनाई वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, उसका कुछ काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट ही रहा। ये भी बात ज़रूरी है, हमें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हमको चीपर कैपिटल की ज़रूरत है। अगर हम कॉस्टली कैपिटल लेके आएंगे तो हम प्रीमियम हाउसिंग ही बनाएंगे। और एक्चुअली अगर आप देख लीजिए तो ज़्यादातर प्राइवेट इक्विटी और दूसरा जो भी पैसा लगा और जितना भी रिटर्न मिला वो प्रीमियम हाउसिंग। लेकिन इस बार जो पंकज जी प्रावधान है कि अगर आप अपना 30% प्रोजेक्ट का रखते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तो आपको ज्यादा, तो क्या उससे लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे? 30% की डेफिनेशन ही डिफरेंट है। अब 30% के अंदर आपने कॉस्ट ब्रैकेट नहीं बताया, आपने साइज बना दिया। अभी आप 500 स्क्वायर फीट का घर 25,000 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव के ऊपर बनाएंगे और आप बोलेंगे ये अफोर्डेबल सेगमेंट में आएगा, तो वो उस कॉस्ट को फुलफिल नहीं करता कि वो 1.5 करोड़ रुपए का घर जो है वो और 1 करोड़ रुपए का घर जो है वो अफोर्डेबल सेगमेंट में है। आपको कॉस्ट ब्रैकेट भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आप 35 लाख का घर बना रहे हैं, 25 लाख का घर बना रहे हैं या 50 लाख का। और वो भी कर पाना बहुत मुश्किल है कि आप 30% करिए, 40% करिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप ये देखिए कि जब जनरेशन भी इस कैपिटल का हो रहा है, आज के फंड मैनेजर्स मार्केट में जाते हैं, इन्वेस्टर से पैसा लेके आते हैं, तो जब इन्वेस्टर की भी आज की अपेक्षा ही 20%, 30% के 25% के ऊपर है, तो वो प्रॉमिस ही करके आते हैं कि मैं आपको इस तरीके का रिटर्न देंगे। तो अगर आप इस रिटर्न वाले पैसे को के बेसिस के ऊपर आप रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, और रियल एस्टेट में ये पैसा ज़्यादातर लगता है लैंड परचेजेस में। किसी भी बिल्डर को कंस्ट्रक्शन के लिए इतने पैसे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्री सेल्स के थ्रू उसका ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि आपके अप्रूवल आते हैं, आपने लैंड खरीदी, आपने अप्रूवल लिया, जहाँ पे आपकी इक्विटी लगती है। इसके बाद जब आप लॉन्च करते हैं और साथ में अगर एक सही प्राइस के ऊपर लॉन्च हुआ तो आपके पास इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आपके पास सेल्स के थ्रू जो कैश फ्लो आता है उससे आपका पूरा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो अगर हम बड़े कायदे से देखें कि बिल्डर को ज़रूरत किस चीज़ के लिए है, बिल्डर को ज़रूरत है पैसे की जो है ज़मीन खरीदने के लिए। हालांकि और प्राविधान इस तरीके से किया है कि बैंक लेंडिंग जमीन खरीदने के लिए नहीं हो सकती। तो, और एक बात बस और खत्म कर दूं कि अगर आप देखिए तो दीपक पारिक साहब भी बोल रहे हैं कि बैंक को अलाउ करो लैंड खरीदने के लिए, कि जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, जब चीपर कैपिटल लैंड खरीदने के लिए अवेलेबल होगी, तब जाकर के जो अपेक्षाएं हैं एफडीआई मनी की और इस तरीके की रिटर्न की, तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तब हम एक मार्केट की एफिशिएंसीज, आज बिल्डर को ज़मीन खरीदने के लिए ज़रूरत है पैसे की, हम बोलते हैं एफडीआई मनी ज़मीन खरीदने में नहीं लग सकती। हालांकि यूज़ वो उसी तरीके से करते हैं, वो अपना
पुरानी दूसरी ज़मीन को का वैल्यूएशन कराते हैं, कैश आउट करते हैं, उसके पैसे तो को दूसरे में यहाँ पे अरविंद जी जो ये पॉइंट्स उठा रहे हैं यहाँ पे पंकज जी की एफडीआई जहाँ हम मान रहे हैं कि जरूरी तो है, लेकिन अब उसका यूटिलाइजेशन आप उस पर कैसे चेक रखेंगे कि किस तरीके से उस पैसे का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और कहीं वो कॉस्ट एस्केलेशन में तो योगदान नहीं दे रहा, कहीं वो जमीन को इकट्ठा करने के लिए तरफ तो नहीं जा रहा, उसका जो पर्पस है कि आप सस्ती हाउसिंग दे पाए वो कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे कि पूरा हो? देखिए, ये काफ़ी जटिल कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट है। पंकज जी ने उसे कई पहलू जो है उन पर प्रकाश भी डाल दिया है। लेकिन देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और इसको समझने की कोशिश करें कि हमको क्या ज़रूरत है आखिर पैसे की, क्योंकि अगर इतनी जटिलताएं हैं तो बेहतर है कि हम पैसा ना लाएं और हम लोकल मार्केट से ही उस पैसे को यूज़ करते रहें। तो क्या ये संभव है, क्या ये सत्य है? मेरे ख्याल से नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अगर इंडियन अर्बनाइजेशन प्रोसेस को देख लें, है ना, सबको पता है, डेटा आता रहता है, तकरीबन 1 करोड़ लोग हर वर्ष गाँव से, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। अगर आप मोटे तौर पर भी देखें तो इसका मतलब है कि आपको कम से कम 25 से 30 लाख रहने के यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है सालाना। ठीक है, इसके अलावा जब शहर में आबादी बढ़ती है तो काम करने के लिए जगह चाहिए, तो आपके रिटेल बनाने की ज़रूरत है, आपको ऑफिस बनाने की ज़रूरत है, हर तरह के रियल एस्टेट बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको 25-30 लाख सालाना घर बनाने हैं, अगर आप इसको रुपी टर्म्स में ट्रांसलेट करते हैं तो करीब आपको 1.25 लाख करोड़ सालाना कैपिटल की ज़रूरत है। और अगर आप इसको कुछ सालों पे अगर एक्यूमुलेट कर लें तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है। क्या डोमेस्टिक मार्केट इतना कैपेबल है हमारा कि इस पूरी नीड को मीट कर सके? साल दर साल या 5-6 साल की अगर एक मुश्त ज़रूरत को देखें तो क्या ये कैपेबल है? नहीं है। ये बिल्कुल बनी सी बात है। चाहे आप बैंक फाइनेंस को देख लें, प्राइवेट फाइनेंस को देख लें, सबको इकट्ठा कर लें तो भी आप इसकी 50-60% नीड को भी शायद ना मीट कर पाएं। इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम दूसरे सोर्सेज से कैपिटल लेके आएँ। अब वहाँ ये बात आ जाती है कि हम एफडीआई से लेके आएँ या ईसीबी का रूट प्रोवाइड करें या जो भी अलग अलग रूट्स प्रोवाइड करें। तो हमने मान लीजिए एफडीआई का रूट प्रोवाइड कर दिया है। अब आपका जो सवाल था वो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है या प्रासंगिक हो जाता है कि भाई ये पैसा आ तो रहा है लेकिन अब ये जाएगा कहाँ? अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो इस बात पर है कि वो पैसा आता है, मान लीजिए रेजिडेंशियल में जाता है तो क्या वो सुपर लग्जरी में चला जाता है या अफोर्डेबल में चला जाता है? ये तो देखिए, डिमांड सप्लाई की अपने आप जो एक मोमेंटम या जो मैकेनिज्म होती है वो अपने आप कहता है कि जहाँ पैसा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा वहाँ जाएगा, प्रोडक्टिविटी वहाँ मिलती है। एक पॉइंट जो उठाया अरविंद, जरा पूरा कर लो इसको तो ठीक है जी। तो प्रोडक्टिविटी पैसे की जो होती है वो आपको लग्जरी या हायर रिटर्न सेगमेंट में ज़्यादा होती है। सरकार सेफ्टी वाल्व डाल सकती है। सेफ्टी वाल्व उन्होंने जैसे 30% का एक सेफ्टी वाल्व डाला हुआ है। ये किसी तरीके से आपको बांध नहीं सकता, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आकर्षित करेगी इस तरफ। अब हमें ये देखना है कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन क्या है। राइट। तो अरविंद जी यहाँ पर मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा क्योंकि अब वक्त हो चला ब्रेक लेने का। तो आपने ये बता दिया कि क्यों पैसे की जरूरत है, कैसे आ रहा है उस पर भी ध्यान रखना है, अब वो कहाँ जाता है उसके क्या कारण है ये भी आपने रखे, लेकिन हम उसे किस दिशा में ले जा सकते हैं उसके लिए क्या करना होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, इनके पतिदेव ठहरे। एंटरप्रेन्योर सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज एंटरप्रेन्योर प्रेजेंटेड बाय बिल्ड अ बाजार एंड इन्फीबीम प्लेटफॉर्म। प्रायोजक हैं पान पराग पान मसाला। मैं एक बात बोलूं, समय पर सब्जी मिलता है तो ग्राहक खुश, बैंक में समय पर जमा पूंजी है तो परिवार खुश। बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत करोड़ों लोग जिनके पास खाता नहीं था उन्होंने खाता खोला है। आप भी अपना खाता खोलिए और बचत कीजिए। बढ़ते जा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और एफडीआई पर बहुत ही शानदार यहां पर हमारी चर्चा जारी है। रियल एस्टेट में एफडीआई आ रहा है, उसका वेलकम है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो। तो ब्रेक से पहले हम अरविंद जी, पंकज जी दोनों से बात करते हैं। अरविंद जी, अब आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं कि हम ये बात कर रहे थे कि अब आप कैसे उसको मॉनिटर करेंगे कि वो सही जगह पहुंचे, यानी कि जिस जगह उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है वहां वो पैसा जा रहा है। जी हाँ, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये कह रहा था कि इतना हो जाए, सेफ्टी वाल्व बनाने के बाद हमें यह तय करना है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है।
अगर आप बहुत इसे जनरल या सामान्य तौर पर समझने की कोशिश करें तो हम इसको EWS, जो हमारे पास एक बनी बनाई डेफिनेशन है, आप लगभग उस डेफिनेशन को ले सकते हैं। अगर आपको EWS हाउसिंग बनाना है, मतलब आपको करीब 300-350 स्क्वायर फुट एरिया के छोटे छोटे रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाने हैं। अब इन रेजिडेंशियल यूनिट्स को बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगता है और जो लैंड लगती है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। जिस एक पॉइंट पर मैं थोड़ा अलग कहना चाहूँगा पंकज जी की बात से, वो ये है कि प्री सेल्स जो होती हैं वो जनरली EWS हाउसिंग सेगमेंट में होना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक ले जाना पड़ता है, कई दफ़े पूरा करना पड़ता है, कई दफ़े लॉटरी सिस्टम से होता है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन तैयार कर लेना होता है इससे पहले कि वो बिक जाए या उससे पहले कि अलॉटमेंट हो जाए। तो ये एक कैपिटल इंटेंसिव काम है। साथ में इसमें दूसरा चैलेंज ये होता है कि बिकेगा या नहीं, कितना बिकेगा और क्या होगा, इसकी पूरी गारंटी नहीं होती। उसका मिसयूज होने की भी कई दफ़े संभावना, अंदेशा बना रहता है। इन सब बातों को अगर आप एक साथ रख लें तो नेचुरली बिल्डर के लिए वो बहुत प्रॉफिटेबल सेगमेंट नहीं होता, इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और जब तक उसके पास कोई पॉलिसी पुश या कोई इंसेंटिव ना हो, वो पैसा उसमें नहीं जाएगा। ये अक्सर लाजमी होता है। तो मेरा समझना ये है कि पैसा आना तो ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा पैसे की नीड है। पैसा अच्छी क्वालिटी का, यानी कि क्लीन पैसा आना ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। पैसा सस्ता है, ये भी आवश्यक है, लेकिन जैसा भी आए उसका इस सेगमेंट में जाना, इस सेगमेंट में अब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास ये रास्ते या चैनल्स पॉलिसी के थ्रू या इंसेंटिव्स के थ्रू नहीं बनाए हुए हैं तो ये लगभग तय है कि वो पैसा अपना रास्ता कहीं किसी और जगह ढूंढ लेगा, जो कि हम बहुत पसंद नहीं करेंगे। तो आपको लगता है पंकज जी, जिसकी मैंने बात शुरुआत में भी की कि इस बार उन्होंने कहा है कि आप 30%, बात आपका जवाब फिर शायद वही आएगा, तो आपको बाकी जो बाध्यताएं हैं, ना मिनिमम कैपिटलाइजेशन की जरूरत होगी, ना आपको मिनिमम लैंड की जरूरत होगी, तो क्या आपको लगता है उसी के जरिए शायद लोग उस पर जाएंगे? आप कह रहे हैं हालांकि डिफाइन नहीं किया उन्होंने कि क्या प्राइस ब्रैकेट होना चाहिए, पर छोटे शहरों में शायद वो जरूरत मीट कर जाएगी। मालूम है, अगर मैं बड़े कायदे से एक ट्रेंड को और एक पैटर्न्स की एनालिसिस करता हूँ, और पिछले वक्त में जितना भी FDI कैपिटल आया डिफरेंट ज्योग्राफी में जिस पीरियड में गया, वहाँ पे मैंने देखा प्राइस सर्ज हुए। आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल आप 2009 से 2011 का पीरियड देख लीजिए, तो ज़्यादातर जो कैपिटल गया वह मुंबई NCR वाले मार्केट में जा रहे थे। इस वाले मार्केट के अंदर एक प्राइस का सर्ज दिखाई दिया 30% 35% के हिसाब से। ये वो पीरियड था जब पूना, बैंगलोर, ये सारे मार्केट के अंदर मार्केट टाइम करेक्शन का पीरियड देख रहा था, जहाँ पे इकोनॉमी पूरे देश के लिए लगभग सेम थी, ऐसा कुछ चेंज नहीं था। ये वो पीरियड था जहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन था, लेकिन उसके बावजूद भी NCR और MMR मार्केट के अंदर, क्योंकि ये पैसा इधर डिप्लॉय हो रहा था, वहाँ जा रहा था। 2011 सेकेंड क्वार्टर के बाद में, क्योंकि ये मार्केट ऐसे थे कि जो पीक पे पहुंच गए थे और काफ़ी सारे फंड्स थे जिन्होंने पहले भरा था और एग्जिट लेना चाहते थे, तो इन्वेस्टर का रुझान इन दोनों ज्योग्राफी से हट गया और ज़्यादातर जो फंड्स थे वो स्टार्ट हुए, डिप्लॉयमेंट करना चालू किया उन्होंने बैंगलोर, पूना और चेन्नई जैसे मार्केट में। तो अगर आप देख लीजिए तो एक डिफरेंट पीरियड में और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्ज दिख रहा है, और ये डायरेक्टली बताता है कि जिस मार्केट में कैपिटल गया, कॉस्टली कैपिटल गया, उस हिसाब से एक्सुबरेंस आई। पर सर अभी भी पूना, बेंगलोर मार्केट काफी हद तक एफिशिएंट है, लेकिन एफिशिएंट अब नहीं है। जैसे अगर आप देखिए 8 महीने और 9 मंथ्स की जो इन्वेंट्री लेवल पर उनके जो चलते थे, जो एक एफिशिएंसीज को बताते थे, बेंगलोर मार्केट एक 2011 में हमें वाइट फील्ड पे रेंटल यील्ड 5-5.5% की मिलती थी। अगर आप देख लीजिए वाखड़ के अंदर हमको अच्छी मिलती थी, मंथ्स इन्वेंट्री 10 मंथ 11 मंथ की चल रही थी। जो उसके बाद 2 चीज़ें हुई, एक तो प्राइस सर्च हुआ, काफ़ी लैंड खरीदी तो सप्लाई भी आई, सप्लाई भी बढ़ती गई और प्राइस भी बढ़ती गई और इस वक्त पीक पे पहुंच गई। तो अगर आप देखिए तो इन दोनों मार्केट में जो प्राइस की पीक है उसको अगर हम को रिलेट करें तो मैं सामने ये देखता हूँ कि जिस मार्केट में ये डॉलर ट्रेस का मूवमेंट दिखा, वो ज्योग्राफी में स्पेकुलेशन होना चालू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप और उस पर्पस, जो पर्पस हम जिस पर्पस को डिफाइन करने के लिए, को फुलफिल करने के लिए जिस पॉलिसी को बना के लेके आए हैं, वही डिफीट हो रही है। एक तरफ हम अब क्या करना होगा कि वो पैसा जाए वहां पर, या फिर उस तरीके से जाए जहां पर हमको प्राइस सर्जेस ना दिखे? कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा दीजिए। कॉम्पिटिटिवनेस, मेन पर्पस जो बिल्डर को जिस पर्पस के लिए पैसा चाहिए, जो कैपिटल इंटेंसिव एसेट्स हैं, उसके लिए उसे अलाउ कीजिए। आप बड़े कायदे से एनालाइज कीजिए, जितने भी प्राइवेट इक्विटी गाइस हैं जिन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के थ्रू पैसा बनाया, वो कमर्शियल एंड होटल में बनाया।
रेजिडेंशियल में उन्होंने बीच में ही एग्जिट किसी तरीके से लेकर के, कुछ एक फंड हैं जिन्होंने पैसा लेकर के आए। तो ये एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि जहां उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे अगर वो लगेगा तो ठीक है। ज़्यादातर समय क्या होता है कि क्योंकि ये पैसा अवेलेबल है, बिल्डर को स्ट्रक्चर करना होता है, वो उसको मालूम है कि ये डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं कर सकता परचेज ऑफ कैपिटल इसके लिए, तो उसके पास जो अपनी लैंड है उस लैंड का हाईएस्ट वैल्यूएशंस लाने के लिए उस मार्केट के प्राइस बढ़ते हैं और उसके बाद वो पैसे को लेकर के उस दूसरी लैंड खरीदी जाती है। इस फिनोमेनन को खत्म करने के लिए डायरेक्टली आप अलाउ क्यों नहीं करते हैं? एक बिल्डर को पैसा देते हैं, यहाँ पर मैं संक्षेप में इससे पहले कि ब्रेक लूं अरविंद जी आपसे चाहता हूं कि अगर हम थोड़ा आरबीआई की तरफ देखें तो अब उसके नॉर्म्स के मुताबिक अफोर्डेबल की जो परिभाषा है वो मेट्रोस को छोड़ दें तो 50 लाख तक चली गई है नॉन मेट्रो सिटी में, अन्य शहरों में। आरबीआई गवर्नर ने भी कुछ दिन पहले कहा कि आपके जो दाम है वो अगर दिल्ली मुंबई को छोड़ दिए जाएं तो बाकी देश में कोई ऐसा नहीं है जिससे बबल लग रहा है। तो ये संकेत क्या लगता है कि अब आरबीआई भी एक अलग नजरिए से देख रहा है चीजों को, जो पहले ज्यादा पैनी नजर रखता था और उसको लगता था कि बुलबुला है? देखिए, ये तो सच है कि आरबीआई और सेबी दोनों ही रियल एस्टेट से कुछ या तो रुष्ट थे या ये कहना चाहिए उसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर पाए थे। अब वो चीज होने लगी है। आरबीआई ने खासकर जो आपने बताया, आरबीआई ने अब पिछले दिनों अपना रुख बदला है। उनकी नज़र में रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट क्लास है जहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और उसके वो प्रावधान तैयार कर देंगे। बात एक्चुअली जो हमारी हो रही थी वो इस बात पर थी कि पैसा आता है और गलत इस्तेमाल उसका होता है। इसके लिए दोषी क्या पैसा है या वो इस्तेमाल करने के जरिए हैं? मेरी नज़र में पैसा तो बहुत ज़रूरी है। चीपर कैपिटल आए तो भी, अगर चीपर आएगा तो भी वो महंगे में ही जाएगा अगर आपके जरिए से ही नहीं है। चीपर कैपिटल आप लेके आएंगे, उसको ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर में लगाएंगे तो 30% की जगह 60% मार्जिन आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी लेवल पे, इंसेंटिव लेवल पर ही टैकल हो सकता है। आरबीआई का ये जो कदम है, या कम से कम ये एक इंडिकेशन जो है कि वो इस सेक्टर को देखने लगे हैं, समझने लगे हैं और इस सेक्टर के प्रति कुछ उनके डायरेक्टिव्स लाने की संभावना है। ये मेरे ख्याल में अपने आप में पहला बहुत महत्वपूर्ण कदम है और ऐसे और कई कदम जब आएंगे तब जाके हम अफोर्डेबल हाउसिंग में यूज कर पाएंगे एफडीआई का। वरना एफडीआई, आप पी फंड की डील भी देखें, ज्यादातर पी डील जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में हुई है। चाहे आप बैंगलोर में देख लीजिए, चाहे पूना में देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, वो अधिकांश वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाती है। सेफर कैपिटल, जहां पे सेफर इन्वेस्टमेंट होता है, रिटर्न ज्यादा अच्छी तरह गारंटीड होता है। तो हमको ये तय करना होगा कि कुछ गाइडलाइंस ऐसी हो जिससे ये तय हो कि पैसा सही जगह पहुंचे, जिस पर्पस के लिए आ रहा है उसी जगह पहुंचे। चलिए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आकर थोड़ा सा रियल एस्टेट मार्केट का जायजा लेंगे कि क्या हालात है इस वक्त और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरे भाई, इनके पतिदेव ठहरे इन्वेस्टमेंट बैंकर, इनके लिए डायमंड इयररिंग्स क्या चीज है? अबे साले, लॉयल मैडम घर चला रही हैं। आहा, so you're the man of the house. Even better, I'm the woman of the house. नई रोशनी, मम्मी आप समझती क्यों नहीं हो? लोग घर से निकलते समय लाइट ऑफ करते हैं और मैं घुसते समय। काश मेरे घर वालों को ये बात समझ आ जाए। बिजली बचाइए, एक घर और रोशन बनाइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर रियल एस्टेट में एफडीआई पर हमारी चर्चा जारी है और अब हम इसके आखिरी चरण पर आ गए हैं। अरविंद जी, पंकज जी दोनों हमारे साथ हैं। तो पंकज जी, अरविंद जी, हमने लगभग सारे पहलुओं को टटोल लिया कि क्या कारण है, क्यों ज़रूरत है और कहाँ जाना चाहिए और क्या हुआ पास्ट में कि चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा हम चाहते थे। अब क्योंकि समय कम है, संक्षेप में आप दोनों से ही सुझाव चाहूँगा कि एग्जैक्टली पॉलिसी लेवल पे, रूल्स एंड रेगुलेशन के लेवल पे ऐसे क्या कदम हो जिससे पर्पस जो है इस एफडीआई को लाने का वो सॉल्व हो, जिस बजट हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं वो साकार होती दिखे। अरविंद जी, आपसे शुरुआत करो। देखिए, सबसे वैसे कठिन है ये, लेकिन सबसे पहले सरकार ये कर सकती है पॉलिसी लेवल पर, जैसे उन्होंने एक काम कर दिया है कि 30% में अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपके लिए इंसेंटिव्स हैं। इस तरीके से कैपिटल कहाँ ना जाए ये भी बिल्कुल क्लियरली रख दिया जाए सामने। होता यह है कि कई बार गाइडलाइंस के अभाव में कैपिटल यहाँ भी आता है और कहीं और भी जाता है। आप क्लियरली डिमार्केट कर सकते हैं कि ये कैपिटल आप
फलाना इन्वेस्टमेंट में, हॉस्पिटैलिटी में या किसी और तरह की चीज़ों में नहीं लगाएंगे और वहाँ लगाया तो आपके ये सारे इंसेंटिव जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एक और सेफ्टी वाल्व हो सकता है कि आप ये करें। इसके साथ अगर आप रिपैट्रिएशन नॉर्म्स को बढ़ाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ताकि ये ना हो कि पैसा आया और कुछ समय रहने के बाद वो जिसके कहते हैं फ्लिप कर लिया, फ्लिप करने के बाद वो पैसा वापस लौट गया, तो जिसने इन्वेस्ट किया था उसको तो रिटर्न्स मिल गए पर वो उसका यूज़ ना हो पाया। तो आप रिपैट्रिएशन नॉर्म्स को देख लें, आप सर्टन एरियाज़ को क्लियरली बाहर निकाल दें कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और बिल्कुल क्लियर कर दें कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में या जिस भी फलाना सेगमेंट में हमें इन्वेस्ट करना है पैसा, अगर वहाँ इन्वेस्ट होता है तो उसकी ये क्लियर रिटर्न्स हैं और साथ में आपको फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी उनका बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसे आप कुछ सीरीज ऑफ इंसेंटिव्स लगा सकते हैं और फिर उसके बाद उसको समय समय पर मॉनिटर करते रहें, बदलते रहें। तो मेरा ख्याल है शुरुआत तो कम से कम यहाँ से हो सकती है। पंकज जी, आप क्या बड़े शॉर्ट में 3 पॉइंट्स हैं। एक तो यह है कि कैपिटल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा दीजिए, तो बैंक की लैंडिंग को साथ में अलाउ कर दीजिए, अपने आप चीपर जो है कैपिटल अवेलेबल हो जाएगी मार्केट के लिए लैंड परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात यह है कि प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन वो इंश्योर कर दीजिए कि आप पैसा लेके आए हैं, आप ज़मीन में ट्रेड करके बाहर ना निकलिए। आप जिस पर्पस से आए हैं, आप हाउसिंग क्रिएट करने आए हैं, वो हाउसिंग बन के तैयार होनी चाहिए। तो उसका वो प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्शन नहीं होता है, ट्रेडिंग होती है, तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और तो इकोनॉमिक एफिशिएंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा ये है कि हमें अपनी डोमेस्टिक एफिशिएंसीज को इंसुलेट कर लेना चाहिए। कुछ हद तक मेरे ख्याल से अरविंद भी ये बोलना चाह रहे थे, और जो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बाकी सब डेवलप्ड मार्केट की बात कीजिए तो हर जगह पे ये ज़रूर दिखता है कि एक ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में रहने वाले लोग हैं, उनकी एक इनकम पावर है और उनकी एक हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट की फुलफिल करने वाली उनकी इनकम है जो डोमेस्टिक है जी। आप एक डोमेस्टिक मार्केट जैसे मुंबई जैसा शहर है, एक इसका डेवलप्ड मार्केट है, एक जगह है जहाँ पे ये है। आप मेन सिटी सेंटर पे एक बहुत बड़ी सी डील कर देते हैं, उसका जो है इम्पैक्ट पूरे मार्केट पे रहता है। तो अगर आप ये कैपिटल लेके आते हैं तो आप इंसुलेट कर दीजिए ज्योग्राफी पे, आप खेलिए, आप ट्रेड कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन आप पनवेल में कीजिए, आप आउटस्कर्ट्स में कीजिए, आप ऐसी जगह जाइए वहाँ पे आप स्मार्ट सिटी बनाइए, तो वो ठीक है। उससे एक प्रोडक्शन होगा, हमारी डोमेस्टिक एफिशिएंसीज मेंटेन होगी, जिसके लिए जो घर की ज़रूरत है वो होगी। इन्वेस्टर अब्यूज नहीं करेगा इस हाउसिंग की नीड को, फुलफिलमेंट जो जिसको चाहिए, हम स्लम की प्रॉब्लम तब सॉल्व कर पाएंगे। राइट, चलिए, तो ये काफी यहाँ पर उपयुक्त विचार आते हुए कि आपको किस तरीके से इस कैपिटल का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके देश में एफडीआई के तौर पे आएगा, और हाउसिंग आपकी बहुत बड़ी नीड है, इसको आप किस तरीके से इस कैपिटल का एक सही इस्तेमाल करके कर पाएंगे और लोगों को घर दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा का सार जरूर काफी हद तक किसी प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जा पाएगा और हमारे हाउसिंग सेक्टर के लिए काफी बेहतर होगा। पंकज जी और अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। India's biggest marketing competition is back. Renewed energy, unparalleled excitement, and campus frenzy like never before.